हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह सरकारी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको शिफ्ट सितंबर 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर करवाने वाली हूँ, तो आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को ज्वाइन कर सकें। आप सभी लोग पेन और कॉपी लेके बैठा करें ताकि जो भी मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो आप क्या करें, नोट कर सकें कि बाद में अगर एग्ज़ाम के टाइम आपको थोड़ा सा देखना भी पड़े तो आप उसको क्या करें, एक बार देख के जा सकते हैं। चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग लाइक और शेयर करें। आपको मेरी क्लास कैसी लगती है, प्लीज़ आप सभी लोग फीडबैक देना ना भूलें। आप लोग क्या करें, कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग फीडबैक दिया करें कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 क्वेश्चन है। कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप ये कैसे प्रदर्शित करेंगी, ये सदैव सत्य नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन है, एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। सेकेंड है ऑप्शन, इसी संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके। थर्ड है, दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करके। या फोर्थ ऑप्शन है, ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए 31 का राइट आंसर। 31 का राइट आंसर सभी लोग एक बार ज़रूर कमेंट किया करें कि आपको पता तो चलता रहेगा कि आपको कितना आ रहा है। 55 सॉरी 31 का कुछ कौन सा आज हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन फोर्थ। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ। ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 32, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताना आपको बताना। ऑप्शन फर्स्ट बोल रहा है, अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। नहीं, ये गलत है। सेकेंड ऑप्शन है, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। देखते हैं इसको। थर्ड है हमारा, केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। ये भी हमारा क्या है? रॉन्ग है। फर्स्ट भी हमने बताया था आपको क्या है, गलत है। फोर्थ ऑप्शन है, अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये भी हमारा क्या है? गलत है। तो हमारा 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड। ऑप्शन सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, हमसे सत्य पूछ रहा है इसलिए हमारा प्रमाणिक मापों का प्रयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन देखिए। 33 क्वेश्चन, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? तो बताइए। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल कार्यपत्रक। सेकंड है सर्वेक्षण, परियोजना, जांच सूची। एंड थर्ड ऑप्शन है क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण, परियोजना। तो 33 का राइट आंसर कमेंट करिए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर? वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए हमें क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण, परियोजना का उपयोग किया जाता है। किसका किसका उपयोग किया जाता है? क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना का उपयोग
किया जाता है। इसलिए 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 34 क्वेश्चन है, गणित की कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधित आपको पता है, अंधे लोगों के लिए, जो अंधे बच्चे होते हैं उनके लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। मतलब जो आपके जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप उनका शिक्षा के साधनों के रूप में कैसे प्रयोग, क्या क्या चीज़ आप उनको बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, देख तो सकते ही नहीं, आप कैसे उनको पढ़ाएंगे गणित के विषय में। तो 34 का राइट आंसर आप लोग कमेंट करिए। फर्स्ट कह रहा है टेलर का गिन तारा, ये तो सही है। भिन्न का किट नहीं। संख्या चार्ट, ये संख्या चार्ट यानी कि आप संख्या चार्ट तो आप वैसे दिखाने वाला है, तो हम उसको बच्चे दृष्टिबाधित है क्योंकि अंधे हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, दिखा तो सकते नहीं, तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, फर्स्ट हमारा क्या हुआ, गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, संख्या चार्ट, देखिए इसमें फिर संख्या चार्ट आ गया, इसको भी हम क्या कर देंगे, गलत। थर्ड है हमारा टेलर का गिन तारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। हाँ जी, 34 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। टेलर का गिन तारा, कंप्यूटर, जियो बोर्ड, ये गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए शिक्षा के साधनों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको हम टेलर का गिन तारा की मदद से, कंप्यूटर की मदद से और जियो बोर्ड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उनको शिक्षा दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 35 क्वेश्चन देखिए, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8-9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है। फर्स्ट ऑप्शन है वर्गीकरण, प्रतिवर्तिता, अनुपातिक विवेचन। सेकंड है पंक्तिबद्धता, प्रतिवर्तिता, अनुपातिक विवेचन। फोर्थ है हमारा पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, अनुपातिक विवेचन। एंड हमारा फोर्थ ऑप्शन है पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्तिता। बताइए आप लोग 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस समुच्चय में जो 8-9 साल के जो बच्चे हैं वो किस समुच्चय में प्रवीण हैं। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, पंक्तिबद्धता में, वर्गीकरण और प्रतिवर्तिता में जो 8-9 वर्ष के जो बच्चे हैं वो समुच्चय में प्रवीण है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन। कक्षा फर्स्ट के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थियों को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा, जिसमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थियों ने, देखिए हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप भी एक बार क्वेश्चन आप भी पढ़ा करिए, क्योंकि आपको जब खुद आप स्वयं पढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन जल्दी से समझ में आता है। इसलिए मैं तो पढ़ के सुना ही रही हूँ, फिर आप भी एक बार क्वेश्चन को क्या किया करें, आप भी पढ़ा करें, ताकि जब आपको आंसर देने में कोई कठिनाई न हो। विद्यार्थियों ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर है। आपके विचार से विद्यार्थियों को गणना के किस सिद्धांत या किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो ये अमूर्तन और असंगत क्रम का, स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत का। थर्ड हमारा एकाएकी संगतता सिद्धांत। एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा अमूर्तन सिद्धांत। बताइए, थोड़ा सा बताइए आप लोग क्या करेंगे। जी हाँ, 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अमूर्तन और असंगत क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है बालक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 37 क्वेश्चन है।
कक्षा सेकंड की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को कहा 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगी? बताइए, आप लोग सभी लोग कमेंट करिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगी जिससे कोई भ्रम न हो। सेकंड है, स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी। थर्ड ऑप्शन है, विद्यार्थियों को गिन तारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। एंड फोर्थ ऑप्शन है, उन्हें बताएंगी कि ये गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगी। देखिए, आई होप अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको तुरंत कुछ इसमें आंसर आपको मालूम ही पड़ गया होगा कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए, जब हम आप बच्चों को काउंटिंग सिखाते, गिनती सिखाते, टेबल ये वगैरह सिखाते, तो हम किसका यूज करते? गिन तारा का यूज करते हैं ना। जब हम उसको बच्चों को गिनती सिखाते हैं तो गिन तारा का यूज करते हैं। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। शिक्षा विद्यार्थियों को गिन तारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, 37 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 38 क्वेश्चन है, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताना। क्या आपको बताना? सत्य नहीं है। फर्स्ट है, प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। सेकंड है, प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। थर्ड है, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा, प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है। तो बताइए। देखिए, 34 में जो फर्स्ट बोल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है, ये भी हमारा क्या है? राइट है। सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, ये भी हमारा क्या है? सत्य है। और ये हमारा थर्ड नंबर है, बोल रहा है प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, तो ये हमारा क्या है? गलत है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड, क्योंकि जो ये प्रतिचित्रण है ये गणित पाठ्यक्रम का एक भाग है, इसने बोल दिया भाग नहीं है, तो हमें सत्य नहीं है बताना था, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। 39 क्वेश्चन देखिए, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? प्रतिरूप पैटर्न का, कोण का, सममिति का या चौपड़ का? बताइए, जो प्राथमिक कक्षा के जो बच्चे हैं उनमें किससे ये जो 4 विकल्प दिए गए किसका संबंध नहीं है बताना है आपको। जी हाँ, आकृतियों को निम्न पहलुओं में प्राथमिक स्तर से किसका संबंध नहीं है? ये जो हमारा कोण है ना, ये इसका ना संबंध हमारे प्राथमिक स्तर से नहीं है। प्रतिरूप हुआ हमारा, सममिति हुआ, चौपड़ हुआ, ये हमारे क्या है? प्राथमिक स्तर से संबंधित है। ये जो हमारा कोण दिया गया ये हमारा प्राथमिक स्तर से संबंधित नहीं रखता है, तो हमारा 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, कोण। आई होप आपको सबको एक एक पॉइंट आपको हर क्वेश्चन क्लियर होता चल रहा होगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर हमारा फीडबैक हमें देना ना भूलिएगा। और आप सभी लोग ध्यान से एक बार पढ़िए, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। चलिए, 40 क्वेश्चन है, गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं। ए में दिया गया है गणित के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति को विकसित करने में। बी है हमारा गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में। सी है हमारा गणित को आनंददायक बनाने में। एंड डी हमारा है समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। तो आप लोग 40 का राइट आंसर कमेंट करिए, इसका 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
जी हाँ, ये जो हमारा गणित खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं, गणित के प्रति सकारात्मक अवयव को विकसित करने में ये भी मदद करते हैं। सेकंड में दिया गया बोला था गणित और प्रतिदिन के विचारों से संबंधित स्थापित करने में ये भी हमारा मदद करता है। गणित को आनंददायक बनाने में ये भी सही है हमारा, और समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में ये भी हमारा क्या करेक्ट है। देखिए चारों हमारा गणितीय खेल और पहेलियों में सारे चारों हमारे क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड, ए बी सी और डी। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा 40 का राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। आप लोग पेपर एग्जाम के टाइम थोड़ा सा भी आप थोड़ा सा अच्छे से दिमाग लगा के पढ़ेंगे, आपको क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे आपके। बस घबराइएगा नहीं कि इसमें क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको काम करना है तो आपको सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए 41 क्वेश्चन है, एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कागज मोड़ने के प्रयोग से, सेकंड में दिया गया है पैमाने के प्रयोग से, थर्ड में दिया गया है हमारा जियो बोर्ड के प्रयोग से, एंड फोर्थ में दिया गया है हमारा आलेख यानी कि ग्राफ पेपर के प्रयोग से। तो बताइए आप लोग इसका आंसर 41 का, कोशिश करिए। आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के एक अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है। तो शिक्षक शिक्षार्थियों को ग्राफ पेपर के प्रयोग की सहायता से समझाने का प्रयास कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है। ओके फ्रेंड, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझाने में शिक्षक शिक्षार्थियों को ग्राफ पेपर के प्रयोग के द्वारा सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल क्या है, समान है। जब आप ग्राफ पेपर का उपयोग करेंगे तो आप बता सकते हैं कि आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, हमारा समान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सभी लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को ज्वाइन करें और क्लास का लाभ ले सकें। आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। 42 का राइट 42 ऑप्शन है, क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। बताना, क्या बताना आपको, जो गणित शिक्षण का उद्देश्य वो नहीं है। फर्स्ट में देखिए गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। सेकंड में बोल रहा है गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभव का भाग बनाना। ये हमारा क्या सत्य है। जब भी बच्चों को हम गणित पढ़ाते हैं उनको क्या अपनी उनकी ज़िंदगी के अनुभव से हमें उनके जो डेली की रोज़मर्रा उसके जोड़कर हमको कोई भी चीज़ पढ़ानी चाहिए। थर्ड में है समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना। ये भी हमारा राइट है। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। ये भी हमारा क्या है, सही है। हमसे पूछ क्या रहा है, कौन सा सत्य नहीं है, नहीं है बताना है। तो आपको पता चल गया होगा ऑप्शन फर्स्ट 42 का ऑप्शन फर्स्ट है गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करवाना। ये हमारा क्या है, गणित गलत है। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। आपके पास ज़्यादा टाइम समय बचा नहीं है कि आप बार बार उसको एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहें। आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, आप उनको सभी सब्जेक्ट को समान रूप से आपको देखना है और आपको उसकी अच्छे से तैयारी भी करनी है। तो इसलिए आप लोग एक ही बार में अच्छे से समझते चलिए। जो भी ना आया करे तुरंत आप पूछिए। 43 क्वेश्चन देखिए। 29,503 में 5 का स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर है।
आई होप आपको स्थानीय मान और निकालना और अंकित मान निकालना आता होगा। ये जो हमारा 29,503 है, पे स्थानीय मान निकाल लेना। कितना आ जाएगा आपको स्थानीय मान? जब आप स्थानीय मान निकालेंगे 5 का, इसके बाद कितने अंक है? 2 अंक है, तो मैंने क्या कर दिया? 2 लिखा है। अब इसमें पूछ रहा है 32,071 में 7 का अंकित मान। जब हम अंकित मान, किसी का भी अंकित मान हो निकालना हो, जो पूछता है वही उसका अंकित मान होता है। जैसे 7 का अंकित मान पूछ रहा है, तो 7 का अंकित मान क्या होगा? 7 ही होगा। अगर आपसे पूछ लेता 2 का अंकित मान, तो 2 का अंकित मान 2 ही होता। अगर आपसे पूछ लेता 3 का अंकित मान क्या होगा, तो 3 का अंकित मान क्या होता? 3। मतलब जिसका पूछता है अंकित मान, वो उसका उतना ही रहता है उसका अंकित। ओके फ्रेंड्स, स्थानीय मान तो आपको निकालना आता है। जैसे 5 का पूछ रहा है, तो 5 तो हमने उसको वैसे ही लिख दिया। उसके बाद कितने अंक हैं? 1 है और 2 है, तो हमने क्या कर दिया? 2। अब 7 का अंकित मान कितना होगा? हमने आपको बताया 7 का अंकित मान 7 ही होता है। अब आप इसको माइनस कर लीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड। 43 का राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपको आता है स्थानीय मान अंकित मान निकालना? आई होप आप समझ भी गए होंगे। देखिए 44 क्वेश्चन। यदि एक मिनट रुकिएगा। जी हाँ, 44 क्वेश्चन है। यदि 30,028 बराबर 28 इकाई 28,000 प्लस यहाँ यानी x मान लो दाई, तब रिक्त स्थान पर क्या होगा? जो ये हमारा x है, इसके स्थान पर क्या होगा? तो कैसे करेंगे इसका क्वेश्चन? जो हमारा 30,028 है, ये जो बराबर 28 इकाई बोल रहा है, तो 28 इकाई मतलब ये 28 ही लिख देंगे। फिर उसने बोल दिया है 28,000, तो 28,000 लिख देंगे इसको। ओके फ्रेंड्स, फिर अब यहाँ की हमें जो ये जो फ्री रिक्त स्थान दिया गया, ये तो हमें मालूम नहीं है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। अब आपको क्या करना है? जो ये 28 है, ये 28,000, इसको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। जितना आ जाए उसको 30,028 में आपको क्या करना है? माइनस करना है, तो आपको आ जाएगा। देखिए 30,028 जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2828। क्या आ जाएगा? 2828 प्लस x। अब यहाँ से आप क्या करते हैं? x की वैल्यू निकाल लेंगे। x को, ये प्लस का x है, इसको यहीं पे रखते हैं। अब ये जो 3,000 हमारा 28 है, इसको माइनस, क्योंकि ये प्लस में रखा हुआ है ना, तो आप यहाँ पे किधर लाएंगे? पक्षांतर करके माइनस में, तो 2828। अब इसको आप माइनस कर दें, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा? 2000। x बराबर का क्या हो जाएगा? 2000। देखिए 2000 नहीं, 200, सॉरी। तो देखिए 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 200। तो इसके आप स्थान पर क्या आ जाएगा? 200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया। ये जो 30,028 है बराबर 28 इकाई, तो वैसे ही रख देंगे। 28,000 को 28,000 लिख देंगे, और इसके जो ये रिक्त स्थान की जगह हमने x मान लिया। अब ये जो 28 है, 28,000 है, इसको ऐड करके, और ये 30,028 है, उसको इसमें माइनस कर देंगे। तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू रखनी है वो आपको आ जाएगी। जैसे यहाँ पे आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया है, इसमें कितना आ जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट 200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन नोट करना चाहिए, तो आप क्या करें? उसको नोट कर लिया करें। 45 क्वेश्चन देखते हैं। जब 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, तब भागफल क्या है? भागफल आपको क्या
बताना है। तो आप लोग इसको कैसे करेंगे, जो हमारा 108 है, 100 एक मिनट 108 है, 108 में हम क्या करेंगे, 8,000 80,808 को क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा, करिए डिवाइड, क्या होगा इसका, करिए सब लोग इसका। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, 24 शेषफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जब आप इसको हल करेंगे तो 24 क्या आ जाएगा, शेष आ जाएगा। ओके ओके फ्रेंड्स। अब जब आप 109 को, 109 है, जब 109 से आप 90,909 को डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल आएगा इसमें। तो जब आपको भाग देना तो आता ही है, अब आप भाग करके, अब यहाँ पे मैं भाग करना नहीं सिखाऊंगी, अब आप अपने मन से भाग करिएगा। तो 109 में जब हम इसका भाग देंगे तो हमारे नीचे क्या आ जाएगा, 3 शेष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 शेष। अब क्या करना है आपको, जो ये 3 है, तो 3 में अब क्या करना है आपको, 24 से भाग दे देना है। तो 3 8 24, तो हमारा क्या आ जाएगा, 0। अगर शेषफल पूछता तो 0 आ जाता, हमसे पूछता क्या, पूछ क्या रहा है, भागफल पूछ रहा है, तो भागफल हमारा यही तो होता है। तो इसका राइट आंसर देखिए 8 है, किसमें 45 का फर्स्ट ऑप्शन 8। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर हो गया आपको। 108 में आपको इसको भाग दे देना है, जितना आ जाए शेषफल प्राप्त, बोल रहा था भाग देने पर प्राप्त शेषफल को, इतने 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल, मतलब जो भाग में जो शेषफल आ रहा है भाग दिया जाता है, तब जब दोनों के शेषफल आ जाए, अब जैसे इसमें 3 आ गया, इसमें 24 आ गया, तो आप क्या करेंगे, 3 का डिवाइड कर देंगे आप 24 में, तो भागफल आपका निकल आएगा 3 8 24 8। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट 8। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। 46 क्वेश्चन देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको पूरा समझ में आ जाए। यदि 603 इंटू 28 इक्वल टू 63 इंटू 4 इंटू, अब आपको रिक्त स्थान दिया है, अब आपको क्या करना है, रिक्त स्थान पर संख्या क्या होगी। अब आपको क्या बताना है, इसमें संख्या क्या होगी। तो आई होप इसको कर लेंगे आप। देखिए कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया जैसे 603 दिया हुआ है इंटू 28 इक्वल टू 63। जब हमने आपसे कहा, जब रिक्त स्थान है यहाँ पे कोई संख्या ना दी हो तो आप क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं। क्या मान लेंगे आप, x। तो मैंने भी क्या किया, आपको x मान लिया, यानी कि हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो हमको पता चल जाएगा कि रिक्त स्थान पे हमको क्या लाना है। ओके फ्रेंड्स, अब आपको 603 में 28 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप ऐसे कर लीजिए, अब यहाँ पे x है, इसको ऐसे बना रखिए थी, ये जो 603 है अभी आप मल्टीप्लाई ना करिए क्योंकि बड़ा भी हो जाएगा। अभी आप देखिए, ये जो 663 गुणे 4 है इंटू में है, अब हम क्या किस में लाएंगे, डिवाइड में ले आएंगे इसको, क्योंकि जो चीज़ गुणे में होती है उसको भाग में लाएंगे, भाग में हो तो गुणे में लाएंगे, प्लस में हो तो माइनस में लाएंगे, माइनस हो तो प्लस में लाएंगे, ऐसे ही तो करते हैं, पक्षांतर करते हैं। तो अभी हमारा इंटू में था तो हमने इसको क्या डिवाइड में ले आया। अब देखिए यहाँ से अब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिल जाएगी आसानी से। तो यहाँ पे आपको x बराबर कितना आ जाएगा, 67। कितना आ जाएगा यहाँ से, 67। देखिए मिल रहा है। अब आप इसको हल करेंगे, 4 7 28, अब आप सब काटेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x बराबर 67 मिलेगा। तो अब आप ये आपका काटने का काम, मल्टीप्लाई का काम करने का काम आपका है। तो मैंने आपको आंसर बता दिया, x बराबर 67। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 47 क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए 200 और 400 के बीच में 30, 45, 60 का सबसे छोटा गुणन, छोटा बोलता है तो आपको पता है एलसीएम करते हैं, और बड़ा पूछता है तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ।
ओके, आपको तो पता ही होगा, अगर छोटे से छोटा पूछते हैं तो क्या निकालते हैं हम उसका एलसीएम निकालते हैं, अगर बड़े से बड़ा पूछते हैं तो क्या निकालते हैं हम एचसीएफ निकालते हैं। और डिवाइड बाई 15, 24, 45 का सबसे बड़ा सारगुणन, यानी कि जो हमारा 30, 45, 60 है इसका क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। ये जो हमारा 15, 24, 45 का क्या निकालेंगे हम एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे एचसीएफ। देखिए कैसे करेंगे, आप लोग भी स्टार्ट कर दी करना कैसे। जो 200 और 400 के बीच में जो हमारा है 30, 45, 60, इसका एलसीएम क्या निकलेगा 30, 45 और 60 का छोटा गुणनफल, यानी कि एलसीएम, इसका एलसीएम के 60 गुणनफल कितना निकलेगा 360। ओके फ्रेंड्स, अब आपसे इसने बोला है 15, 24, 45, इसका क्या निकालना है बड़ा सार्व गुणनखंड यानी कि एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आपको कहा है कि जो सबसे छोटा सार्व गुणन में डिवाइड करना आपको सबसे बड़ा गुणन, यानी कि 360 दिया हुआ है हमारा, डिवाइड कर देना है 3 से, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 120। क्लियर हुआ आपको, कुछ भी नहीं करना है, एलसीएम एचसीएफ निकाल के आपको इसका डिवाइड कर देना है, आपको आंसर क्या है आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या कौन सा ऑप्शन होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट 120। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखिए 48 क्वेश्चन देखते हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा इसका क्वेश्चन कैसे इसको हम हल करेंगे। 48, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है, इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल बताना है आपको। देखिए कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा दिमाग लगा के करिएगा, आपको आ जाएगा क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले इसने क्या बोला है, एक संख्या जो 100 के आधे से छोटी है, 100 का आधा यानी कि 50। क्लियर, 100 का आधा कितना होगा 50, 50 यानी कि 50 से संख्या छोटी है, जो भी संख्या होगी वो क्या है 50 से हमारी छोटी होगी। अब उसने बोला है 4 दहाई और 5 दहाई, यानी 4 दहाई का मतलब 40 और 5 दहाई का मतलब 50 के बीच में है। मतलब अब जो संख्या होगी एक तो 50 से नीचे है, 50 के नीचे है, अब उसने एक कंडीशन और कर दी कि 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है, यानी कि 40 और 50 के अंदर की वो संख्या है। क्लियर हुआ आपको। फिर उसने नेक्स्ट पॉइंट पर क्या कहा है, इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से कम है। देखिए आज अब 40 के से हमें ऊपर लेना है और 50 से कम लेना है। देखिए 41, अगर जैसे हमने आपको मान लिया 41 ले लिया आपने, ओके, तो इसने कहा है इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है। देखिए एक कम है क्या, गलत, यहाँ पे तो 3 कम लग रहा है, तो यानी कि 41 हम नहीं ले सकते वो संख्या। और फिर सेकंड उसने और भी उसने बोल दिया है एक संख्या में अंकों का योग 7 है। अब आप चलिए अगर आप इसको नहीं समझ पाए कि इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है, तब से और नेक्स्ट उसको आगे भी पढ़िए, उसने क्या बोला है, यदि संख्या में अंकों का योग 7 है। देखिए आप जैसे 4 और 1 आप जोड़ रहे हो तो क्या 7 मिलता है, तो यानी कि 41 हमारा नहीं होगा। चलिए जब 41 नहीं होगा तो 42 होना चाहिए, तो देखिए 42 है। इसके इकाई का अंक, ये जो हमारा इकाई का अंक है दहाई के अंक से एक कम है, नहीं, इसमें तो 2 कम दिखा रहा है, क्योंकि जब 4 में 2 माइनस करेंगे तभी तो 2 आएगा, तो इसका मतलब ये भी हमारा गया गलत हुआ। और भी अगर आपको चेक करना है कि और भी देखें, यदि संख्या में अंकों का योग क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए अंकों का योग, इसमें देखिए अंकों का योग कितना निकल रहा है 6 निकल रहा है, यानी कि 41 भी गलत और 42 भी गलत। हमें क्या करना है अंकों का योग 7 लाना है। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए जब 41 भी गलत हो गया 42 भी गलत हुआ, 43 लेके देखते हैं। देखिए अब उसमें क्या बोला है, देखिए इसके इकाई का अंक, इकाई हमारी ये होती है और दहाई हमारा क्या होता है ये होता है, तो बोला उसने इकाई का अंक दहाई से कम है। हाँ
इसमें देखो जो हमारा इकाई का अंक है दहाई के एक अंक कम है, यानी कि 4 है, एक कम है 3 है। ये हमारा क्या कर दिया, पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसमें बोला यदि संख्या में अंकों का योग 7 है। अब जब हमने 43 लिया, देखो इसमें अंकों का योग 7 निकल रहा है। जी हाँ, 4 3 7, यानी कि हमारी ये जो 43 संख्या है वो हमारी क्या है, राइट हो गई। तो उसने पूछा है तो उसका अंकों का गुणनफल बताना है। जो हमारी 4 और 3 है निकली है संख्या, इसका गुणनफल बताना है। तो गुणनफल क्या होगा, 4 गुणे 3 मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा हमारा 12। देखिए आ रहा है कि 12। तो इसका 48 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड 12। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हुआ आपको। अब आपको ऐसे लेख एक एक पॉइंट करके उठा के देखना पड़ेगा कि जैसे अब इसने 4 दहाई या 5 दहाई से के बीच की संख्या बोली है, तो अब आपको बीच की संख्या मतलब 40 से ऊपर है, 50 के नीचे लेना। अब आपको उसने बोल दिया इसकी इकाई का अंक दहाई के एक कम होना चाहिए, यानी कि अगर 4 है तो एक कम होना चाहिए, 3 होना चाहिए। मुझे 43 मिला। अब उसने बोल दिया अंकों का योग 7। अब जब हमने 4 और 3 जोड़ा संख्या को तो हमको 7 मिल गया। अब उसका गुणनफल पूछ रहा है, यानी कि गुणा पूछ रहा है। तो 4 × 3 का कर देंगे गुणा, तो आपको 4 3 12 आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया समझ में भी आ रहा होगा। आप लोग एक बार फीडबैक जरूर दिया करेंगे आपको मेरी क्लास कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में जाकर आप फीडबैक जरूर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 49 क्वेश्चन है। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी हैं, 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या 3/4 खिलाड़ी हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या आपको क्या है, बतानी है। देखिए कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा आपको कैसे लगा रहे। जब आप ध्यान देंगे तभी आपको समझ में आएगा हमने क्वेश्चन कैसे हल किया हुआ है। देखिए अब आपको पता है कि मतलब एक विद्यालय में कितने बच्चे हैं, कितने विद्यार्थी हैं, 360। ओके, कुल विद्यार्थी हमारे कितने, 360। अब उसने बोल दिया जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं, कितनी। अब भाई कुल विद्यार्थी इतने, उसमें से 2/3 हमारी क्या है, लड़कियां हैं। तो अब हम निकाल सकते हैं लड़कियां कितनी हो जाएंगी। 3 1 3 का नाम 3 3 दूनी 6 3 0 0, यानी कि 240। 240 क्या हुआ, लड़कियां हुई हमारी, क्या लड़कियां, गर्ल्स से 240 क्या हुई हमारी, गर्ल्स। जी लिख दिया मैंने, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आपसे पूछ रहा है, अब जब आपको पता हो गया कुल बच्चे 360 हैं, उसमें से 240 लड़कियां होंगी, तो लड़के तो आप तुरंत निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे आप लड़के, 360 हमारे कुल बच्चे हैं, उसमें से आपको पता चल गया 240 लड़कियां हैं, तो आपको लड़के पता चल जाएगा आप कितने हैं, कितने लड़के हो जाएंगे, 120 लड़के क्या हैं, ये हमारे क्या निकल गए, बॉयज। 240 हमारी गर्ल्स हैं, 120 हमारे क्या हैं, बॉयज हैं। ओके फ्रेंड्स, अब उसने क्या कहा है देखते हैं। लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है। अब जो लड़के की संख्या है उनका 3/4 क्या है, उन खिलाड़ी हैं। देखिए लड़कों की संख्या कितनी है, ध्यान से देखिएगा, 120 है लड़के, निकाला मैंने अभी 120 लड़के, उसका 3/4 कितना है, 3/4। तो इसका लड़कों की संख्या का 3/4 कर दो तो आपको क्या निकल आएगा, खिलाड़ी निकल आएंगे। 4 3 12 0, यानी कि 90। ओके फ्रेंड्स, अब ये हमारे क्या निकल आए, खिलाड़ी निकल आए। अब आपको पता है 120 लड़के हैं, 120 में 90 क्या है, खिलाड़ी हो गए। अब आपसे पूछ क्या रहा है, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या बतानी है। अब देखिए अब आपको पता है हमारे पास 120 लड़के हैं, उसमें से 90 हमारे खिलाड़ी हैं,
अब हमको, अब कितने बच्चे 90 में, जब 120 में 90 घटाओगे तो 30 बच्चे, यानी कि जो 30 बच्चे जो लड़के बच्चे हैं वो हमारे क्या हैं, खिलाड़ी नहीं हैं। तो हमसे बस यही पूछ रहा है कि कितने लड़के खिलाड़ी नहीं है बताना है। तो 30 बच्चे हमारे, 30 जो लड़के हैं वो खिलाड़ी नहीं है। आइए देखते कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो 49 का ऑप्शन फोर्थ, 30 लड़के जो हैं वो खिलाड़ी नहीं है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। 15 क्वेश्चन है 15। हरीश ने एक स्कूटर 49,553 में खरीदा। देखिए कितने में खरीदा उसने, 49,553 में खरीदा हरीश ने एक स्कूटर। अब उसने क्या किया, उसने 8,076 का नगद भुगतान किया, मतलब 49,553 का उसका मोबाइल स्कूटर था। उसने क्या किया, 8,076 रुपये उसने क्या किए, दे दिए। अब इसको माइनस करिए कितना, अब आपको अब बताना कितना बचेगा। जब आप 49,553 में जब 8,076 आप दे देंगे तो इसका कितना बचेगा, माइनस करेंगे। अब आप लोग माइनस करिएगा, मैं बता दे रही हूँ कितना आ जाएगा। 41477। ओके फ्रेंड, जब आप 49,553 में 8,076 माइनस करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 41,477। कितना आएगा, 41,477। अब उसने पूछा है शेष रकम को, जितनी मतलब ये हमारी जो शेष रकम हुई ना, 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ, प्रत्येक किस्त की राशि बताना है। तो यानी कि आपको क्या करना है, जो हमारा ये जो निकला है माइनस में, उसको 37 से क्या कर देना है, आपको डिवाइड कर देना है। क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। आ जाएगा आपका, डिवाइड करिए, इसका कितना आ जाएगा। जब 41,477 में 37 आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1,121 किस्त, 1,121 किस्त। देखिए क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, 1,121। ये जो ये इतनी किस्त हैं आपकी, किस्त बनेंगी आपकी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया आपको 50 का राइट आंसर। ये जो भाई बहुत ईजी है। 49,553 में उसने स्कूटर खरीदा, 8,076 उसने नकद कर दिया। अब आपको कितना बचा आपका, 41,477 रुपये बचा। अब उसने बोल दिया 37 बराबर किस्तों में करना है, तो 37 का अब 37 से भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा 1,121 किस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 51 क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:50 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु के समय 7:30 पर पहुंची। यात्रा पे लगा समय बताना है आपको। आई होप कुछ लोगों को आ भी जाएगा, जिसको नहीं आ रहा वो देखिए हम बता दे रहे हैं आपको कैसे करना है। देखिए सबसे पहले उसने बोला है एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार के समय 1:15 यानी 1:15 पर शुक्रवार को चली। शुक्रवार कब चली, 1:15 पर। ओके फ्रेंड्स, 13:15 का मतलब क्या होता है, 1:15 ही तो होता है। और शनिवार को समय 7:30 पर पहुंची। अब देखिए थोड़ा सा शनिवार को कितने पहुंची, 7:30। यानी कि जब शुक्रवार को 1:15 पे चली और शनिवार को जब 1:15 तो कितना घंटे हो जाएगा, 12 घंटे हो जाएगा। एक मिनट, कितना हो जाएगा, 12 घंटे। भाई शुक्रवार के 1:15 से स्टार्ट हुआ, शनिवार को 1:15 यानी 12 घंटे हो गए। अब उसने पहुंचा कब, 7:30 पे पहुंची है ना, तो कितने एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 6 घंटे 15 मिनट। कितना हो जाएगा, 6 घंटे 15 मिनट। तो आप क्या करना, अब आप इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। 5 1
6 2 8 और 1, मतलब 18 घंटे 15 मिनट में। क्लियर हुआ आपको? फिर से एक बार समझा दे रही हूँ, फिर से समझ लीजिए। देखिए, हैदराबाद से शुक्रवार के समय चली वो, 1:15 पे वो गई। शनिवार को शाम को 7:30 बजे पहुँची, तो दोपहर के समय 1:15 तक कितना 12 घंटे हो गए हमारे। 12 घंटे हमने ये ले लिए। इसके बाद 7:30 पे पहुँची, यानी 1:15 के बाद से 7:30 तक, तो बताओ 6 घंटे 15 मिनट हुए कि नहीं हुए? दोनों को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, 18 घंटे 15 मिनट हो गया। देखिए आ रहा है कुछ आंसर? जी हाँ, 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 18 घंटे 15 मिनट। ऐसे ही आप लोग कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 52 क्वेश्चन देखिए, सब लोग ध्यान से देखिएगा। 15 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर है? जो 15 दिन मिनटों की हैं और उनकी जो घंटे में समय दिया, इनके सेकंडों की संख्या के बराबर आपको बताना है। अब आप देखिए, जो 15 दिनों में घंटे, 15 दिनों में घंटे मतलब जो ये हमारा 15 दिनों में कितने घंटे होंगे? 15 दिनों में घंटे निकाल लो आप। एक दिन में 24 घंटे होते, तो 15 दिन में तो 15 गुणे 24। 15 दिनों में घंटे निकालो पहले। 15 दिनों में घंटे 15 गुणे 24, तो हमारा कितना आ जाएगा? जब हमने 15 में 24 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 360। ओके फ्रेंड, अब हम देखिए एक घंटे में कुल मिनट कितने होते हैं? अब मिनट भी है ना, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? एक घंटे में कुल 60 मिनट होते हैं। तो आप क्या करें, तो 360 आएगा। इसके आप 360 का क्या करें, आप 360 घंटे निकला है ना, इसको क्या करें आप मिनट में कन्वर्ट करें। तो 360 मल्टीप्लाई 60, तो कितना आ जाएगा हमारा? 21,600। कितना आ गया? 21,600। अभी जो ये देखिए, जो 15 दिन है, इसको पहले मैंने किस में कन्वर्ट किया? घंटे में। किस में कन्वर्ट किया? घंटे में। तो हमारा 360, 15 दिन में 360 घंटे आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद उसे अब जो घंटे आया उसको क्या करेंगे? मिनट में चेंज करेंगे। अब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो अब 360 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे? तो हम 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, 21,600 मिनट हो जाएंगे। ये मैं देखते हुए यहाँ आवर लिख दे रही हूँ आपको। ये आवर यानी कि ये घंटे हैं, मिनट यानी कि ये मिनट है। ओके फ्रेंड्स, आप चलते हैं। अब ये जो हमारा 6 घंटे 8 घंटे 4 घंटे 5 घंटे है, इनको बताना किसके बराबर है। देखिए, अब आप देखिए एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं बताइए? एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं? 3600 सेकंड। ओके फ्रेंड्स, तो 6 घंटे में सेकंडों की संख्या, तो क्या करेंगे आप? 3600 में आप क्या कर देंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3600 में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा? 21,600। देखिए, जो हमारा हुआ 15 दिनों में मिनटों की संख्या 6 घंटे के सेकेंडों की संख्या के बराबर है। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, 6 घंटे निकलेगा। 15 दिनों में मिनटों की संख्या 6 घंटे सेकेंडों की संख्या के बराबर है। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आई होप आप क्लियर हुआ होगा। मैं धीरे धीरे एक एक पॉइंट समझा रही हूँ, ताकि कोई जल्दबाजी भी नहीं कर रही हूँ, ताकि आपको कोई चीज़ समझ में ना आए। धीरे धीरे एक एक पॉइंट बता रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से अच्छे से समझ के पढ़ते रहिए। और आपको लगता है कि हमें नोट डाउन करना चाहिए, तो आप इसको क्या करें, एक बार नोट डाउन भी करते रहे, ताकि आप दोबारा जब इसी क्वेश्चन को लगाएं तो आपको आसानी से आ जाए।
53 क्वेश्चन देखते हैं और सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को ज्वाइन कर सकें। देखिए 53 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संतरे के 15 लीटर 246 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। इसमें देखिए मिलाया जाता है, यहीं से आप स्टार्ट करते हैं कैसे क्वेश्चन आप हल करेंगे। जो हमारा क्या दिया हुआ है, 15 लीटर दिया हुआ है और 286 मिलीलीटर दिया हुआ है। जूस को गाजर के जूस में मिला दिया जाता है, तो मिला दो आप भी 19,714 मिलीलीटर। कितना है, 19,714 मिलीलीटर, 714 मिलीलीटर। आप दोनों को क्या करना है, आपको ऐड कर दो आप, तो आप कितना आ जाएगा, 6 4 10, 9 10 की जरूर हंस लगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा आपका। अब आपको क्या करना है, अब उसने बोला इस मिश्रण में 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में ला चुका, मतलब अब इतना जूस है, अब इसका इतना 12 लीटर 750 मिलीलीटर इसको क्या कर यूज कर चुके हैं। तो अब आप क्या करेंगे, जो 35 है उसको 12 लीटर 750 मिलीलीटर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 22.250 मिलीलीटर, मतलब 22 लीटर 250 मिलीलीटर आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है जहाँ प्रत्येक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है, बोतलों की संख्या बतानी है। तो आपको क्या करना है, जो हमारा 22 लीटर 250 मिलीलीटर आया उसको क्या करेंगे, 250 से आप डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा आपकी बोतलों की संख्या। तो आप कैसे निकालेंगे बोतलों की संख्या, बोतलों की संख्या 22 लीटर 250 मिलीलीटर में क्या करेंगे आप, 250 का डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर निकल आ जाएगा 89। जब आप करेंगे तो आपका आंसर कितना निकलेगा, 89। देखिए 89 क्वेश्चन आ रहा है, जी हाँ। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड 89। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 54 क्वेश्चन। देखिए फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए हैं। खरबूजा का आपको दिया है 18 रुपये 50 पैसे, चेरी का 72 रुपये दिया हुआ है, अंगूर का 120 रुपये 60 पैसे दिया हुआ है और सेब का कितना 78 रुपये 40 पैसे। अब उसने क्या कहा है, रेशमा ने 4 से 1/2 किलोग्राम खरबूजा, 1 किलोग्राम 200 ग्राम चेरी, 250 ग्राम अंगूर और 1 से 3/4 किलोग्राम सेव खरीदे। उसने दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिले। अब आपको कितने रुपए आपको वापस मिले, आपको ये क्वेश्चन बताना है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए रेशमा ने 4 से 1/2 ग्राम खरबूजा, अब देखो खरबूजा कितने 18 रुपये 50 पैसे का है, तो अब इतने 4 से 1/2 किलोग्राम खरबूजा। अब इसको क्या करें, आप 4 से 1/2 को जैसे 4 से ही 1 मिनट 4 से ही 1/2 है, इसको 4 दूनी 8 1 9/2। अब इसको आप क्या करेंगे, पॉइंट में चेंज कर लेंगे तो 4.5 आ जाएगा। अब ऐसे ही आप इसको 3 से 1/4 सबको आप क्या करेंगे, पॉइंट में आप कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब देखिए इसमें कैसे हल करेंगे आप, यहाँ से देखिए खरबूजा हमारा क्या 18.5 इंटू कितना खरीदा उसने 4.5, ओके फ्रेंड्स, प्लस अब उसने क्या खरीदा, खरबूजा हो गया। अब उसने क्या करा, चेरी खरीदी, चेरी हमारी कितनी 72 रुपये सॉरी फ्रेंड्स, तुम्हारा क्या हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई 1 किलोग्राम 200 है तो 1.2
अब आपको देखते हैं मल्टी फिर प्लस, अब आप उसने क्या खरीदा 250 ग्राम अंगूर, अंगूर की देखते कैसे कितना है अंगूर 120.60 है ना, तो आप क्या करें 120.6 ले लेते हैं इंटू 0.25 प्लस, अब उसने क्या खरीदा सेव खरीदे, सेव का देख लीजिए सेव हमारा कितना 78.40, देखिए 78 सॉरी एक मिनट 78.40 इंटू 1.75, देखिए जो सेव है ना हमारा 1/3/4, तो इसको हमने पॉइंट में कन्वर्ट किया तो हमारा कितना आ जाएगा 1.75। अभी हमने सारे आपको मल्टीप्लाई करके बता दिए। अब देखिए अब इसके हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। जब आप 18.5 इंटू 4.5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 83.25 प्लस, जब 72 इंटू 102 करेंगे तो आपका आएगा 86.4 प्लस, फिर जब आप 120.6 इंटू 0.25 करेंगे तो आपका आ जाएगा 30.5 प्लस। अब आप 78.40 को 1.75 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 137.2। जब आप पूरे को ऐड करेंगे तो आपका आंसर फिर तब आ जाएगा आपका 337 रुपये। कितना आ जाएगा 337 रुपये। अब उसने कहा कि उसने 500 का नोट दिया, कितने का नोट दिया 500 का नोट दिया। अब फ्रूट्स कितने के आए 337, तो अब उसको कितने वापस मिल गए 163 रुपये। कितने मिल गए 163 रुपये। आइए देखें क्वेश्चन में 163 है, जी हाँ, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ 163 रुपये। क्लियर हुआ, मैंने फिर से भी आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया है। 18.15 का हमारा क्या है खरबूजा है, उसमें 4 से 1/4 क्या खरबूज इतना लिया उसने। आप इसको क्या करें पॉइंट में कन्वर्ट कर लें और सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, आपका आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 55 क्वेश्चन देखिए। चलिए 55 क्वेश्चन देखते हैं। साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर है, तो दो पेटियों में जिनकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर, 0.25 मीटर है, साबुन की इन टिकियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है। देखिए आपको कैसे लगेगा। सबसे पहले देखिए आपको ये जो हमारा 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और जो 2.5 सेंटीमीटर, ये हमारे कितने सारे सेंटीमीटर में दिए हो गए, तो इनसे हम क्या करेंगे अभी मतलब नहीं रखेंगे। अब इधर देखिए 56 सेंटीमीटर और ये जो 4 मीटर 0.4 मीटर दिया है और ये 0.25 मीटर, तो अभी जो मीटर है उनको हम क्या करेंगे सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। देख लीजिए पहले जो मीटर में रहे उनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसने क्या 0.4 मीटर में दिया हुआ, कितना मीटर में, अब हमको किस में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे 0.4 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे 100 में। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, आप 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से 40 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब उसने फिर दूसरा कौन सा दिया गया है 0.25 मीटर दिया गया हो। अब इसको भी आपको क्या करना है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे आप 100 से मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा 0.25 इंटू 100, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 25। ओके फ्रेंड्स 25 सेंटीमीटर। अब हमने सारे
सारे सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गए। अब क्या कह रहा है, साबुन की इन टिक्कियों की अधिकतम संख्या बतानी है। क्या, साबुन की टिक्कियों की अधिकतम संख्या बतानी है। देखिए अधिकतम संख्या 2 साबुन की बता रहा है उसने, तो क्या करेंगे आप, अधिकतम संख्या साबुन की टिक्कियों की। ओके फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा 2 इंटू 56 इंटू 40, 1 मिनट, 40 इंटू 25 सारे सेंटीमीटर में हो गए, अपॉन 7 इंटू 5 इंटू 2.5। देखिए अब दिखा दे रहे हैं हम आपको, ये टिक्कियों का आकार जो 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड कर देना है 2 पेटियों में। 2 पेटियों में यानी कि 56 सेंटीमीटर इंटू ये जो हमने 40 मीटर मतलब 40 सेंटीमीटर हो गया, अब 25 सेंटीमीटर हो गया, इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारी इस साबुन की टिक्कियों की संख्या निकल आएगी। चलो आइए देखते हैं। 2 पेटियां हैं तो 2 का मल्टीप्लाई इंटू 56 इंटू 40 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर में अपॉन 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर का क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। अब आप इसको मतलब हल करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा 1280। क्या निकलेगा आपको, टिक्कियों की संख्या, अधिकतम संख्या 1280। जब इसको आप हल करेंगे तो देखिए 1280 आ रहा ऑप्शन में। जी हाँ, 55 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, 1280। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 56 क्वेश्चन। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, जिसका परिमाप 72 है। तब आपको बताना है 56 का। बताइए आप लोग कमेंट करके। देखिए आइए कैसे करते हैं इसको। उसने क्या कहा है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुना है। तो आप क्या कर लो, माना चौड़ाई मान लो आप क्या, x मान लो, और लंबाई के 3 गुना है, तो यानी कि लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, 3x। ओके फ्रेंड्स, लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, 3x। अब उसने कहा है इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, यानी कि वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी हमारी, 2x। भाई क्या वो वर्ग की भुजा का आधा है, तो हम क्या, वर्ग की भुजा हमारी, वर्ग की भुजा हमारी क्या उसने बताया, आधी, यानी कि 2x हो जाएगा। अब यहाँ से हम वर्ग का परिमाप उसने दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप कितना है, 72 सेंटीमीटर। देखिए जब आपको वर्ग की भुजा पता है तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप आपको कितना दिया हुआ है, 72। कितना दिया हुआ है, 72। अब आपको पता है वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुणे भुजा। कितना होता है हमारा, 4 गुणे भुजा बराबर 72x। कितना हो जाएगा, 72। अब पता है आपको भुजा कितनी हुई दी हुई है आपकी, 2x दी हुई है, तो 4 गुणे 2x बराबर 72। तो 4 दूनी 8x इक्वल टू 72। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 9 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड, आपको होगा क्लियर, फिर से एक बार क्लियर कर देंगे। उसने बोला है किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है, मतलब चौड़ाई मान लिया मैंने x, और तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। अब उसने बोल दिया है इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा यानी 2x। तो वर्ग की भुजा हमारी कितनी हो गई, 2x। अब यहाँ वर्ग का परिमाप दिया हुआ आपको, वर्ग का परिमाप कितना है, 72। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा आपको दी हुई है 2x होती है, तो 4 गुणे भुजा की जगह हमने 2x लिख दिया इक्वल टू 72 लिख दिया। अब हमें यहाँ से मैंने क्या किया, x का मान निकाल लिया। अब उसने क्या कहा है, देखिए तब
बताना है आपको कि क्या है। तो आयत का परिमाप निकाल, जब वर्ग का परिमाप निकाल लिए तो अब आपको क्या करना है, आयत का परिमाप निकालना। आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप होता है हमारा 2l प्लस बी। एल का मतलब लंबाई प्लस बी का मतलब होता है चौड़ाई। अब आपको पता है 2, लंबाई आपको पता है कितनी है, 9 हो गई। एक्स पता है आपको, लंबाई आपने एक्स मानी थी, सॉरी चौड़ाई आपने x मानी थी तो हमने 9 ले लिया कोई, और फिर हमने लंबाई कितनी मानी थी 3x, तो 9 9 3 9 3 27। तो आपका आप यहाँ से हल करेंगे तो आपको क्या आयत के परिमाप क्या निकल के आएगा, आयत का परिमाप भी 72 निकल के आएगा। तो देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, ये जो आयत का फर्स्ट देखिए 56 का फर्स्ट ऑप्शन, आयत और वर्ग दोनों के परिमाप क्या है, बराबर है। देखिए हमने जब हमने वर्ग का परिमाप निकाला था तो वर्ग का परिमाप मैंने कितना निकला था, वर्ग का परिमाप आपने देखा, वर्ग का परिमाप कितना निकला 72, कितना निकला 72। फिर आपने आयत का परिमाप निकाला तो आयत का परिमाप भी क्या निकला 72। तो यही हमारा क्या है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा क्या है, राइट है। आयत और वर्ग दोनों के परिमाप क्या है, बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 57। देखिए 57 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बताना है। क्या बताना है आपको, कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट है 2005 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया उसने। किसी घनाभ का आयतन, उसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, बराबर है उस घन का आयतन के जिसकी भुजा 0.3 मीटर है। थर्ड में 10 का शतांश 0.1 और फोर्थ है 55 लीटर बराबर 55 लीटर 55 मिलीलीटर बराबर 55.55 लीटर। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है बताना है आपको। तो इसका 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4। ये हमारा क्या है, सही नहीं है। जब 55 लीटर और 55 मिलीलीटर होगा तो 55.055 लीटर होगा। सॉरी, अगर लीटर में बता रहा है ना तो 55 लीटर, तो ऐसे तो 55 मिलीलीटर को जब हम लीटर में बनाएंगे तो क्या करेंगे आप, सौ से डिवाइड कर देंगे। लीटर मिलीलीटर से लीटर बनाने के लिए क्या करेंगे आप, 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये 55.055 आपको मिल जाएगा। तो यही हमारा गलत इसने दिया है, तो हमारा 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट लेते हैं 58 क्वेश्चन। 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का होना आवश्यक है। फर्स्ट है योग का क्रम विनिमय नियम गुण, सेकेंड है गुणन का क्रम विनिमय गुण, थर्ड है हमारा गुणन योग पर वितरण के रूप में, और फोर्थ है गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में। तो बताइए आप लोग। तो फ्रेंड्स 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, गुणन योग पर वितरण के रूप में। 58 का राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 59। गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से
किसे एक कारण नहीं माना जा सकता। जो 4 पॉइंट दिए उसमें एक पॉइंट ऐसा है जिसे एक कारण नहीं माना जा सकता असफल होने का। देखिए, कक्षा कक्ष के अनुभव, सेकंड में प्रतीकात्मक संकेत, थर्ड में गणित की संरचना एंड फोर्थ में है लैंगिक भेद। देखिए, जो कक्षा कक्ष के अनुभव हैं इसमें हम मान सकते हैं कि हमारे मतलब कोई भयभीत कैसा अनुभव हो, कैसे मतलब पढ़ा रहे हो, इसमें हम मान सकते हैं कि बच्चा गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के कारण हो सकता है। प्रतीकात्मक संकेत भी हम मान सकते हैं, इसमें भी असफल होने और भयभीत होने का कारण हो सकता है। गणित की संरचना कैसी होती है, इसमें भी हम मान सकते हैं कि भयभीत और असफल होने के कारण हो सकता है। पर एक लैंगिक भेद ये नहीं हो सकता है मतलब असफल होने का कारण। तो हमारा 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ये जो लैंगिक भेद है ये हमारा गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने का कारण नहीं माना जा सकता। ओके फ्रेंड्स, चलिए 60 क्वेश्चन लेते हैं। 60 है एंड लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने ध्यान से पढ़ भी रहे होंगे और नोट डाउन भी, जो पॉइंट आपको नोट करना होगा वो आप नोट भी कर रहे होंगे, ताकि आपको एग्जाम के टाइम अगर आप उसको रिवीजन करें तो आपको आसानी हो। 60 क्वेश्चन देखिए, 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए, जब कोई दशमलव के भिन्न समझाना हो, दशमलव को कोई भी जोड़ घटाया गुणा कोई भी चीज़ समझानी, तो आप किससे समझाएंगे? ग्राफ पेपर के द्वारा आप उसको समझा सकते हैं। जो हमारी 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए पढ़ाने के लिए ग्राफ पेपर से शिक्षण अधिगम का सबसे उपयुक्त अधिगम है। तो आप जो 2 दशमलव की जो संख्याएं हैं जो उनको पढ़ाएंगे सब उपयुक्त, उसको किस अनुभव के साधन के द्वारा पढ़ाएंगे? ग्राफ पेपर के द्वारा। तो 60 राइट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ग्राफ पेपर। क्या हो जाएगा आपका? ग्राफ पेपर। शिक्षण अधिगम का साधन सर्वाधिक उपयुक्त है, क्या है? ग्राफ पेपर। तो आपके ये 30 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको एक एक पॉइंट शायद क्लियर भी कराए। कैसी लगी आपको हमारी क्लास? आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर फीडबैक देना जरूर ना भूलें। आप लोग एक बार फीडबैक ज़रूर दिया करें तो मुझे भी पता चलता रहे कि नहीं, हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में भी आ रहा है और आपको अच्छा भी लग रहा है पढ़ने में। ओके फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से अच्छे से पढ़ते रहिए। सारे सब्जेक्ट आपको कवर करके चलना है, तो इसलिए आप जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ा रही हूँ आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ते चलें, ताकि आपको अगर दोबारा भी रिवीजन करना हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।